तो गुड मॉर्निंग मालिक, दिस इज योर सेकंड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन बैंक एंड दिस क्वेश्चन बैंक इज अबाउट चैप्टर 1 वॉल्यूम 1A। तो अब अपन थोड़ा सा लिखने के एफर्ट्स कर रहे हैं सर। क्वेश्चन आंसर जो जा रहे हैं हम, वो सबसे पहले जा रहे हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो अपन कौन से चैप्टर में? चैप्टर 1 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, पेज नंबर 1.6 पे आ जाइए। 1.6 पे आ जाइए। ओके सर, अब बिफोर गोइंग ऑन क्वेश्चन, सर कुछ फॉर्मेट है क्या? देखिए, अगर कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो फॉर्मेट आप फिक्स रखिए। पहले स्टैंडर्ड लिखिए, फिर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। स्टैंडर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है वो पहले लिखिए, फिर आंसर लिखिए। यानी टेक्निकली इसको मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे पहले क्या लिखने का? स्टैंडर्ड, और फिर कंक्लूड करने का। और अगर कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन होगा एग्जांपल इला के बारे में, या क्वेश्चन होगा स्कोप आउट ऑफ स्कोप के बारे में, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान में रख के करना पड़ेगा काम। एज सच अगर मैं पूरे सजेस्टेड आंसर देखूं, मतलब जो कि आप वॉल्यूम 3 में भी देखोगे, आप एनआरटीपीज में वगैरह में देखेंगे, आपको ऐसे कंसिस्टेंसी आंसर में मिलेगी नहीं। इंस्टीट्यूट के कोई क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग होगा, उसी क्वेश्चन का एक दूसरा पॉइंट वापस सेम क्वेश्चन, ओके, इंस्टीट्यूट ने उसका आंसर का फॉर्मेट अलग, आंसर अलग नहीं होगा, फॉर्मेट अलग होगा। तो अगर अपन ये ऐसा जनरलाइज करने जाएंगे, इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंक्लूड एनीथिंग। तो अपन जब आंसर लिखेंगे तो एक कंक्लूजन क्लियर रखेंगे दिमाग में, फॉर्मेट समझने करो। और वापस मैंने क्या बोला आपको, एक दिन में फॉर्मेट नहीं समझेगा। अपन अभी कर रहे हैं, ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मेरे साथ किए, उसके बाद अपन ने वॉल्यूम 2 को किया, क्वेश्चन बैंक समझा, ठीक है, ओके ओके, फर्स्ट जाने दो, सेकंड जाने दो, थर्ड वाला मतलब जो अपना ऑडिट रिपोर्ट का जाने दो, बस उसके बाद बकायदा आपको झिप जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या बना रहा हूं मैं। पर मेक इट श्योर आप जो आंसर क्लोज करोगे और लिखना जो होगा वो अपने को क्लियर होना चाहिए। क्लोज करना मतलब क्या, इस आंसर का आउटकम क्या है वो तो आपको 2 मिनट में आ जाना चाहिए, लेकिन आउटकम के साथ अपने को लिखना जरूरी है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन दोनों में किसको किसको इज्जत देने की? अगर आपने क्वांटिटी को इज्जत दी तो आप डूब गए। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। मैं आपको पेपर में दिखाऊंगा, एक बार आप चैप्टर 3 में आइए, चैप्टर 4 में आइए, मतलब इंडिविजुअल चैप्टर में आइए, आपको बता रहा हूं 4 लाइन का आंसर होगा 6 मार्क का। 4 लाइन बोल रहा हूं, 4 लाइन। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैं बताऊं, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर देखिए। 710 का एक आंसर होगा, मतलब वो हार्डली 3 पॉइंटर है। कितने पॉइंटर? 3। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन, 3 पॉइंटर खाली लिखना है। अब तो बोलेगा सर 3 पॉइंटर में कैसे 4 मार्क देगा वो? अरे भाई वैसे ही आंसर है, स्टैंडर्ड का आंसर तो वैसे ही आंसर है। अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी घर की खेती तैयार मत करना। नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत छोटा लग रहा है यार, 4 मार्क का आंसर है, 4 मार्क के लिए 4 मतलब 3 लाइन बोल रहा हूं मैं, वो नोट्स की है। अपन लिखेंगे अपनी राइटिंग में, तो राइटिंग को थोड़ी बड़ी बड़ी करेंगे अपन। किसकी चिवताई जैसी राइटिंग होगी, चिमनी रहता ना, चिमनी, चिमनी जैसे किसी किसी की राइटिंग होगी एकदम चिमनी जैसी, एकदम बारीक बारीक, ठीक है, उसकी तो और लग गई। यानी वो 3 लाइन तो और 2 लाइन में खत्म कर देगा मां कसम। पर लेकिन जिसकी राइटिंग बड़ी, अपन एग्जांपल 5 लाइन या छोटा भी रहा, मतलब एक 5-7 लाइन का आंसर हुआ, उसके बाद लगेगा अरे मां कसम यार छोटा आंसर है, अब गड़बड़ करोगे। तो ऐसा मत करना, मैं आपको ओवर ए प्रोसेस समझा दूंगा मालिक। तो शुरुआत करते हैं। ओके, पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6 में, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। तो लालजी भाई का क्वेश्चन है, देखते हैं लालजी भाई क्या बोल रहे हैं। ओके, तो सर लालजी भाई क्या बोल रहे हैं? लालजी भाई हैज परचेज्ड शेयर्स ऑफ ए कंपनी लिस्टेड ऑन एनएससी, ठीक है। The auditor of financial statements of company provide a picture of healthy financial performance having robust turnover, low debt and good profits. Okay, यानी बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनका, टर्नओवर भी अच्छा है, प्रॉफिट्स भी थोड़े। On above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. मां कसम। Okay, do audited results, अब अपना क्वेश्चन चालू हुआ, ऊपर की पंचायत ही थी। Do audited results and audit reports of company provide such assurance to investors like लालजी भाई? पहला सवाल। एंड दूसरा, is thinking of लालजी भाई करेक्ट? दूसरा सवाल। क्या लग रहा है मालिक, मेरे को बताइए इसका आंसर। यानी आप देखो, टेक्निकली देखो, पहले 4-5 पॉइंट है ना, आपको ज्ञान छिपा है, मेन क्रक्स तो लास्ट 2 पॉइंट में है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है, डू ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड सच एश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स लाइक लालजी भाई? विच एश्योरेंस? नहीं नहीं, ये देता कौन सा है? नहीं नहीं, ये देता कौन सा है? ऑडिट देता कौन सा इंश्योरेंस है? रीजनेबल,
लेकिन उधर लालजी भाई ऊपर क्या समझ रहा है? एब्सोल्यूट। कैसे समझ में आया लालजी भाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस समझ रहा है? अरे ही इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, निकालना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड दिख रहा है ना? तो मेरे को बताओ, क्या ये एब्सोल्यूट सेटिस्फाइड होना ऑडिटेड रिजल्ट बरोबर देता है क्या? नहीं। तो पहला पॉइंट मेरे को बताओ, पहले वाले का आंसर क्या लिखोगे? डू ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड सच एश्योरेंस? नो। ओके, एंड दूसरा पॉइंट, इज थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट? नो, लालजी भाई का थिंकिंग करेक्ट ही नहीं है। लॉजिक सिंपल ही आ रहा है। क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे लिखेंगे अभी। तो स्टार्ट क्या करने का, मतलब कैसे करने का, स्टार्ट क्या करने का, क्या करने का, कौन से कंटेक्स्ट के हिसाब से लिखने का, इसका आंसर क्या लिखूं मैं? सब स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑडिट। एक सर का क्वेश्चन आया, पंटर का क्वेश्चन आया कि भाई स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑडिट, यानी आपका कहना है कि अपन लिखेंगे टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम। पूरा इतना सारा लिखने का नहीं, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, और फिर आधा कट करके मजा नहीं आएगा आंसर में, मतलब खाली ऐसा है। तो टेक्निकली इसको थोड़ा सा ड्राफ्ट करना पड़ेगा आप। तो ड्राफ्ट कैसे करोगे? थोड़ा और, यस राजा, एश्योरेंस के बारे में लिखेंगे, मतलब एश्योरेंस के बारे में क्या लिखोगे? रीजनेबल एश्योरेंस का डेफिनेशन, ठीक है, खाली रीजनेबल एश्योरेंस का डेफिनेशन बताने का, एब्सोल्यूट कभी बताने का, क्योंकि लालजी भाई कौन सा एश्योरेंस मांग रहा है? एब्सोल्यूट। अपन कौन सा देते हैं? तो इसमें सबसे पहले दो डेफिनेशन डालो इसके आंसर में। सबसे पहले दो डेफिनेशन कौन से डालोगे? एब्सोल्यूट एश्योरेंस मींस 100% गारंटी, रीजनेबल एश्योरेंस मींस हाई लेवल एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है, ये दो लिख दिया, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में अपन ऐसे एक एक डिस्कस करें, पर ओवर ए पीरियड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली मेरे को आंसर देना चालू करोगे। तो ये दो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखने का? फिर क्या क्या? ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ऐसा नहीं लिखने का, उल्टा लिखने का, ऑडिटर कैन गिव रीजनेबल एश्योरेंस। और वो पूरा ऑब्जेक्टिव जैसा लिखा ना, वो पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं लिखते बैठने का, पर ऐसे एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर ऑडिटर, द ऑब्जेक्टिव ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, बस। क्योंकि इधर बाकी कुछ है ही नहीं ना, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो तीसरा लाइन क्लियर, तीसरा पॉइंट लिख पाओगे, लिख पाएंगे ना अपन? फिर चौथा पॉइंट क्या लिखने का अभी? देखो, मोटा मोटी केस स्टडी देखो और केस स्टडी के रिलेवेंस कंटेंट उठाओ। तो इसका मतलब आपने क्या समझा दिया? एब्सोल्यूट एश्योरेंस समझा दिया, रीजनेबल एश्योरेंस समझा दिया, आपने बोल दिया लालजी भाई ऑडिटर का काम क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना। अब चौथा पॉइंट किसी और कुछ समझाने का केस स्टडी के रिलेटेड? ओके, थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर पॉइंट है। लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या शेयर मार्केट का प्राइस खाली ऑडिटेड रिजल्ट्स पे रहता है या दूसरे फैक्टर्स पे भी रहता है? एक ये लाइन लिखना बहुत जरूरी रहेगा, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस। अभी आप देखो, ये आप पूरी बुक निकाल लो, क्या ऐसा आंसर कहीं पर है क्या? बनाना पड़ता है। ऑडिट में आपको ऐसे डायरेक्टली हलवा पूरी नहीं आएगा मालिक। ओके, जो डिफरेंस मैं बता रहा था कि मे 24 के पेपर में क्या आया था, मे 24 के पेपर में सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, यानी एग्जांपल डायरेक्टली क्वेश्चन आया, इला बताओ जैसा। तो अब मेरे को बताओ, इला बताओ लिखा मैंने, अगर इसमें मैंने लिखा होता इज लालजी भाई करेक्ट नहीं है, तो इला क्या है, और आप इला लिखो। अब मेरे को बताओ, इला लिखना आसान है कि नहीं है? 4 मार्क, इजी है, क्योंकि आपको मालूम है आंसर क्या है। जिधर मालूम नहीं है, डिफिकल्ट कब होता है, समझा? ओके, ये डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम है इसका आंसर मालूम है, लिखना क्या है इस पे अपन क्रैक नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर। तो कितने पॉइंट लिखने? 4। बताओ फटाफट कौन से पॉइंट? पहले क्या बताओगे? एब्सोल्यूट, फिर रीजनेबल, फिर ऑब्जेक्टिव 200 के हिसाब से, फिर बाद में बोलोगे ओके शेयर मार्केट का प्राइस खाली ऑडिटेड रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अरे बस, इसके बाद कंक्लूड कर दो आंसर को। तो कोई भी आंसर लिखना है तो तरीका क्या होगा? सबसे पहले स्टैंडर्ड का रेफरेंस या जो भी कंटेंट है उसका रेफरेंस करो, एंड उसके बाद क्या करो? कंक्लूड करो। कंक्लूड मतलब दो सवाल पूछे उसको क्लोज करेंगे। तो फिर पहला सवाल क्या होगा? डू ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपनी प्रोवाइड सच एश्योरेंस? नो, अपन लिखेंगे ओके एज मेंशन अबव ऑडिटेड रिजल्ट्स प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ये हो गया। एंड नेक्स्ट लाइन लिखेंगे थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज नॉट करेक्ट। आई होप क्लियर मालिक, चालू करिए फटाफट। ओके, तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से होपफुली आंसर समझ में आ रहा है मालिक। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले ओके स्टार्ट क्या करने का? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपने फुल फॉर्म लिखने का। अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो एग्जाम में ध्यान रखने का, क्या लिखने का? फुल फॉर्म। कोई भी ए लिखेगा नहीं है। ए का मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस मींस 100% गारंटी। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मींस 100% गारंटी।
इसी कंडीशन में लाइन में दूसरा क्या लिखोगे? रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस but not an absolute assurance. Not an absolute assurance. Then Malik, तीसरा, as per SA 200. अच्छा, ये मेंशन करना भूल गया मैं, जब भी अपन SA 200 ऐसा पूरा मत लिखना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, ऐसे अपन एब्रिविएटेड फॉर्म यूज कर सकते हैं. तो एज पर SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या लिखू? नहीं, वर्डिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये वर्ड भूलना मत. इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज टू ऑब्टेन RA about financial statements. एवरीबॉडी क्लियर? अभी क्योंकि क्वेश्चन शेयर मार्केट के बारे में है, इसलिए थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में लिखेंगे. ठीक है? ओके, ये पैराग्राफ क्लियर है सबको? ओके, आप या कंटिन्यू करो या नेक्स्ट पैराग्राफ में जाओ. मैं क्योंकि शेयर मार्केट में लिखता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में डालते हैं. ओके, एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस to investors regarding safety of his money. वो थोड़ा ना एश्योरेंस दे रहा हूं, मैं तो खाली बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. An audit does not provide assurance to investor regarding safety of his money. Share prices are affected by range of factors. डन है मालिक? ओके, इसके नीचे वाले पार्ट में अभी नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट क्लोज करो. अभी 2 क्वेश्चन उठाओ, 2 क्वेश्चन को क्लोज करो डायरेक्टली. ओके, तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट क्या लिखा? क्या लिखोगे? ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड audit reports do not provide such assurance to investors like लालजी भाई. लास्ट लिखोगे लालजी भाई थिंकिंग इज नॉट करेक्ट. धन मालिक, हो सकता है एक आध लाइन 19-20 हो आपकी. मैं वापस बोल रहा हूं, 19-20 होना दिक्कत नहीं है. ओके, 19 और 80 होना दिक्कत होगी. अगर आप कुछ एग्जाम्पल, जैसे सर ने बोला, अगर बाई चांस किसी कोई मैडम का एक आंसर अलग होगा, कोई सर का आंसर अलग होगा, पॉसिबिलिटी है. लेकिन किस कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल बोल रहा हूं, हो सकता है कि आपने इधर है ना एज ए 200 पूरा का पूरा बड़ा आंसर लिख दिया. कौन सा वाला? दोनों पॉइंट. टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम material misstatement and thereby enabling an opinion that financial statements in all material respects are in accordance with AFRF and to report in accordance with standards on auditing. ये पूरा लिख लिया. ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली रिलेवेंट ज्यादा नहीं है ना वो अब रिलेवेंस में। तो सर क्या इसकी वजह से मार्क्स क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात ऐसे करूंगा, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है पंटर लोग। ओके, क्योंकि मैंने क्या बताया था, थियरी एक सब्जेक्टिव है। अब मेरे को बताओ ना, जिस क्वेश्चन का आंसर ही डायरेक्ट आंसर नहीं है तो वो तो सब्जेक्टिव रहने वाला है ना। मेरे को बताओ, जितने जन इस क्लासरूम में बैठे, अगर ये मैं आंसर इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन ऐसा पूछूं, मेरे को बताओ क्या एक जन का भी आंसर एग्जैक्टली मैच होगा क्या? क्योंकि देयर इज नो डायरेक्ट आंसर फॉर दिस। बस मेक श्योर फिर क्या करने का, जितना रिलेवेंट कंटेंट है उतना रिलेवेंस लिखने की कोशिश करो, जो रिलेवेंट नहीं है उस चीज को हटा दो और उस स्किल्स को डेवलप करो। जैसे एग्जांपल मेरे को बताओ, क्या ऐसे 200 का जिक्र किया मैंने? यस। क्या ऑब्जेक्टिव का जिक्र किया? यस। लेकिन उसको मैंने कीवर्ड से क्या उठाया? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। आगे देखो क्या लिखा मैंने, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, पर वो इंटरप्रिटेशन वैसा उस वे से रख दिया और रिलेवेंट कंटेंट उठा के रख दिया, दैट्स इट। आई होप एंड डोंट वरी, एक मतलब आप 10 क्वेश्चन में भी नहीं होगा, 50 क्वेश्चन जिस दिन लिखना चालू कर लोगे उसके बाद आपका ये स्किल डेवलप हो जाना चाहिए, हो जाए मतलब हो जाएगा, डेवलप हो जाना चाहिए मतलब हो ही जाएगा, आपको समझ में आते जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, अभी आप पढ़ो एक बार। समझा क्या मालिक? क्वेश्चन समझा क्या? आंसर कैसे लिखना हो बाद में देखते हैं, पहले मेरे को कंक्लूजन में बताओ, क्या ये उनके स्कोप में है ऑडिटर के या स्कोप में नहीं है? पक्का है? स्कोप के कितने पॉइंट थे? स्कोप का आंसर रिकॉल करो, स्कोप का आंसर 3, 5 नहीं, 5 इला में था, स्कोप में 3 था, आउट ऑफ स्कोप के 4 थे। स्कोप में 3 कौन से थे? पहला, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑल रिलेवेंट एस्पेक्ट्स देखने का। सेकंड, ओके, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड तीसरा पॉइंट क्या था? प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो क्या ये मेरे स्कोप में है? कौन से पॉइंट की वजह से? थर्ड पॉइंट। तो मेरे को बताओ क्या ऑडिटर सही है या गलत है? सही है, कंपनी गलत है, बना करके। आई होप सबको आंसर क्लियरली यही समझ में आया। तो क्लियर है कि अपने स्कोप में है। अब क्वेश्चन है कि आंसर कैसे लिखना। तो ये पहले वाले क्वेश्चन से बेटर है। क्यों बेटर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको मालूम है। अब इसमें तेरे को और कुछ दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को बता क्या लिखना है इसमें स्टार्ट डायरेक्टली। सबसे पहले क्या समझाओगे? स्कोप। स्कोप डायरेक्टली स्टार्ट करने का है। ओके, फॉलोइंग आर द विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर। तो स्कोप ऑफ द ऑडिटर स्टार्ट क्या करोगे? फर्स्ट, उसमें कहीं पर भी कंपनी का नाम अभी मत लिखो, जोया जोया, ओके जोया नहीं है, क्या नाम है, हाँ जोहा, जोहा, ये अभी कुछ भी मत लिखो, ये लास्ट में लिखना कंक्लूड करते वक्त। स्टार्टिंग में डायरेक्टली बताओ स्कोप ऑफ ऑडिटर, तो कितने पॉइंट लिखोगे? 3। 3 क्वेश्चन आता है कि तीनों का मसाला लिखना जरूरी है क्या? आंसर इज यस। मसाला रहेगा डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, लेकिन कौन से मसाले पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है? थर्ड, प्रॉपर डिस्क्लोजर। और वो मसाले में आपको वो लिखना है जो रिलेवेंट कंटेंट इधर का होगा। तो ये 3 पॉइंट आप लिखोगे, तीनों का मसाला, एक एक लाइन के मसाले ऑलमोस्ट। थर्ड में मसाला है पर रिलेवेंट मसाला लिखेंगे, ये आपका पहला फॉर्मेट ऑफ आंसर। फिर उसके बाद आप लिखोगे, फिर आप कंपनी का नाम दोगे कि जोआ एंड जोआ, ओके ये ऑडिटर है और ये बता रहे, मतलब ये पूरा लिखते मत बैठना, ये बता रहे कि जो नोटिस आया हुआ है, ओके मॉनेटरी पेनल्टी आई है, वो नोट्स में दिखानी चाहिए। और कंपनी क्या बोल रही है? गुड डीड्स लिमिटेड क्या बोल रही है? ये ऑडिटर के स्कोप में नहीं है, बट एज पर अबाउ दिस इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ जोआ एंड जोआ, ओके सीए फर्म। बस इस तरह से आपका क्लोज होगा आंसर। तो दोनों टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस क्या हुआ? एक में अपने को बनाना पड़ा आंसर, एक में अपना ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। तो आई होप क्लियर है मालिक। लेट्स स्टार्ट। ओके चालू करते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट कर दीजिए, कर दीजिए, क्लोज करिए मालिक। तो स्टार्ट क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? फॉलोइंग पॉइंट्स
ओके, तो मेरे पंटर लोग एक चीज मैं और एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, ऐसा हो सकता है ओके आप ये आंसर जो लिख रहे हो ये फॉर्मेट है, मैंने आपको क्या बताया ऑलरेडी, किसी और से कंपेयर करोगे थोड़ा बहुत 19-20 मिलेगा, पर अपने को क्या मिलना चाहिए 19-20। ओके, तो आप 10 जगह ऐसे आप ऐसे 10 जगह वो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो मुंह मत मारना, मतलब 10 जगह आप देखोगे आप खुद ही कंफ्यूज होगे, फिर आंसर क्या लिखना ये कंफ्यूजन रहेगा। तो एक फॉर्मेट उठाओ, एक बेस उठाओ, बेस को रखो। एग्जाम्पल अगर टेस्ट सीरीज दिए, टेस्ट सीरीज में हो सक मतलब एक फॉर्मेट ऑफ आंसर रहेगा, जो भी रहेगा अपना फॉर्मेट ऑफ आंसर इसी स्ट्रक्चर में रखना हमारे। ओके, और एक भी चीज जो मैंने क्लास में डिस्कस की होगी वो टेस्ट सीरीज में नहीं होगी, टेस्ट सीरीज में कुछ अलग ही होगा। तो टेस्ट सीरीज में आप दोगे वो एडिशनल कॉन्सेप्ट, इसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन कवर होंगे। तो यार मतलब मेरे को सेंस ही नहीं बनेगा ना जो मैं इधर लिखा रहा हूँ या मैं जो डिस्कस करूंगा इसके बाद वो सारा का सारा वापस वही पूछूं। आप समझ रहे हो? तो ये चीज याद रखना, पर ये पूरा आपका स्कोप बन जाएगा पढ़ने का, जिसमें आप सारी चीजें कवर कर सकोगे। ओके, तो मेरे को बताओ फॉलोइंग पॉइंट्स, तो आंसर 19-20 मिल सकता है, कोई इधर कुछ पहले वो जोआ एंड जोआ लिख के मिलेगा, कभी ऊपर नीचे अपन नीचे लिख रहे हैं। मैंने क्या बोला, डायरेक्टली अपन पहले आंसर पे कंक्लूड करेंगे, फिर बाद में कंक्लूजन लास्ट में रखेंगे। कोई हो सकता है कोई आंसर ऐसा मिले जिसमें कंक्लूजन पहले दिया है, जो आंसर विद इन द स्कोप है। ओके, फॉलोइंग इज द आंसर विद इन द स्कोप, पर आप उसको चेंज, आप फॉर्मेट एक स्ट्रिक्ट रखो, मतलब ऐसा अलग अलग करोगे खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो फॉर्मेट अपना फिक्स क्या है, सबसे पहले मेन कंटेंट, जो भी कंटेंट होगा वो लिखो एंड लास्ट कंक्लूजन रखो। फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट, आर इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट। फर्स्ट, coverage of all aspects of entity dash, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, सारे एस्पेक्ट कवर करने के रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए, रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भले उसका ज्यादा इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। ओके, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली, एडिक्वेटली, हाँ ये आगे एडिक्वेटली टू कवर all relevant aspects, all relevant aspects to FS being audited। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑल एस्पेक्ट टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स रिलेवेंट टू एफएस बीइंग ऑडिटेड, आपको जैसा चाहिए वैसा लिखिए, ऐसा भी लिख सकते हो ऑल एस्पेक्ट्स। ये एक सेकंड, ये गलत हो जाएगा वर्डिंग, थोड़ा सा इसको चेंज कर देना, ऑल एस्पेक्ट्स, सॉरी मालिक, ऑल एस्पेक्ट्स रिलेवेंट टू एफएस बीइंग ऑडिटेड। रिलेवेंट और एफएस उल्टा नीचे, मतलब रिलेवेंट एस्पेक्ट्स को ऊपर नीचे हो गया। पहला आंसर क्लियर, इस पर ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंटेंट ही नहीं है। दूसरा कंटेंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट बेटा? ओके, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या लिखना है? ओके सर, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या इंक्लूड किए थे, दो शब्द, उत्तर को रिलेवेंट, दो शब्द क्या थे, दो शब्द जो रिलायबल और सफिशिएंट होने चाहिए, अकाउंटिंग डेटा एंड सोर्स डेटा। याद है, वाउचर्स, इनवॉइसेस, तो याद रखिए, याद रखना। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा, सोर्स डेटा should be reliable and sufficient to reasonably satisfy auditor। याद है, reasonably satisfy auditor।
डन मालिक। तीसरा पॉइंट क्या हेडिंग डालेगा तीसरा पॉइंट का? ओके, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसका पैराग्राफ बहुत बड़ा है, लेकिन सारा का सारा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना रिलेवेंट टू इस क्वेश्चन है उस पर लिखिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक बार देखिए, इसमें देखिए स्कोप में प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या है। द ऑडिटर, अगर मैं पिछले पेज पे जाता हूँ, स्क्रीन पे भी आपके पेज है। द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही शुड ऑल्सो कीप इन माइंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन दिस रिगार्ड. It is done by ensuring their financial statement proper summarize transaction and events recorded therein and by considering judgment made by management and preparation of financial statement. The auditor evaluates selection and consistency application of accounting policies by management, whether such selection is proper and whether chosen policy is applied consistently. 3 पार्ट में डिवाइडेड है प्रॉपर डिस्क्लोजर। मेरे को बताओ 3 में से कौन सा कंटेंट उठाने का और लिखने का? पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, और कोई बोलेगा तीनों के तीनों, तो मेरे ख्याल से ना आप फिर वापस वही कर रहे हो, कंटेंट पे जा रहे हो रेदर देन रिलेवेंस। तीनों पढ़ो वापस, तीनों पढ़ के मेरे को बताओ कौन सा पैराग्राफ मैंने लिखना चाहिए। फर्स्ट ही, सेकंड वाला तो कॉन्सेप्ट आएगा नहीं क्योंकि जजमेंट का रिलेटेड कुछ है ही नहीं। थर्ड वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड कुछ नहीं है। समझ में कुछ आया? तो अगर यही क्वेश्चन में ऐसा होता कि मैनेजमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चेक कर रहा है, डाल रहा है, और ऑडिटर डाउटफुल डेट चेक कर रहा है और बोल रहा है ये गलत है, और मैनेजमेंट बोल रहा है तेरे स्कोप में नहीं है, तेरा आंसर यही रहता। लेकिन सिर्फ फर्स्ट ये पैराग्राफ नहीं लिखने का, ये पैराग्राफ लिखने का। आई होप क्लियर है मालिक। और अगर ऐसा होता था, लीफो है, मैनेजमेंट ने लीफो फॉलो किया है, ऑडिटर बोल रहा है फीफो करना चाहिए, ऐसा समथिंग अकाउंटिंग पॉलिसी का पॉइंट। पिछले साल अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ अलग थी, इस साल अकाउंटिंग पॉलिसी अलग थी, ऑडिटर बोल रहा है यार ये गलत है, अलग अलग क्यों करी है, या इसका डिस्क्लोजर चाहिए। ओके, चेंज हुआ ना अकाउंटिंग पॉलिसी, इसका डिस्क्लोजर चाहिए। मैनेजमेंट बोल रहा है ये तेरे स्कोप में नहीं है। देखो ये सवाल कब लिखना होगा? जब मैनेजमेंट बोलेगा तेरे स्कोप में नहीं है। अगर इसका दूसरा कुछ आंसर आया तो दूसरी जगह जाएगा। ओके, एग्जांपल अब मेरे को बताओ, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ओके, अगर मैंने खाली रिलेटेड पार्टी के बारे में पूछा तो 550 दिमाग में आएगा। तुमको समझ में आ रहा है क्या बेवड़े लोग? ओके, लेकिन मैंने ऐसा बोला रिलेटेड पार्टी के बारे में बोल रहा हूं, डिस्क्लोजर के बारे में, और मैनेजमेंट बोल रहा है तेरे स्कोप में नहीं है, तो 550 में थोड़ा ना डालेगा, स्कोप की बात करेगा ना। तो स्कोप में से 3 पैराग्राफ में से फिर कौन सा लिखेगा? डिस्क्लोजर वाला। रिलेटेड पार्टी पहले इसमें आएगा, जजमेंट वाला सेकंड पैराग्राफ आएगा, और अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंसी थर्ड में आएगा। तो इसमें से, और तीनों के तीनों लिखने की जरूरत नहीं है भाई। तो ओके, आप बोलोगे सर तीनों, वापस मैं बोल रहा हूं, आप ये चीज से बाहर आइए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। अच्छा मेरे को बताओ, क्या ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट रिलेवेंट था क्या इधर? नहीं, पर ये आंसर का हिस्सा था, स्कोप ऑफ ऑडिट का हिस्सा था, इसलिए अपन लिख रहे हैं इसमें। तो आई होप ये समझ में आया सबको। लिख दे प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखेगा? द ऑडिटर शुड डिसाइड, द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड whether relevant information is disclosed, whether relevant information is disclosed। लिखते जाइए मालिक, थोड़ा सा लिखने का एफर्ट्स करिए, क्योंकि लिखने का एफर्ट्स करोगे तो याद रहेगा और स्ट्रक्चर बनेगा मालिक। रिफर दैट पेज मत कर देना, रिफर पेज नंबर 1.5 है द आंसर, और उधर हाईलाइट, उधर दिस इज आंसर फॉर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। अरे मतलब मैं भी तो तेरे सामने लिख ही रहा हूं ना, मैं खुद ही वैसे कर सकता था, रिफर दैट वन। ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ। ओके, ये एटलीस्ट थियरी में आप जाओगे, बस मेरे को मरवाना मत भाई। और मेरी कब ठुकेगी? जब तुम्हारी ठुकेगी। तो भाई जितना एफर्ट्स करना है उतना करना बेयर मिनिमम है बस। ओके, डिस्क्लोज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोज। ही शुड ऑल्सो कीप इन माइंड व्हाट? relevant laws and regulations, should also keep in mind applicable laws and regulation। और ये सब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन, मतलब ये देखो मैं मॉड्यूल बेस्ड है अपने, स्टार्ट तो मॉड्यूल से ही करते हैं। इसके अगर आप आंसर भी देखोगे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के, इसमें आपको आंसर नहीं मिलेंगे एक लाइन में, बस ये नहीं है। आपको आंसर मिलेगा, मॉड्यूल में जाइए आंसर मिलेगा, ये विद इन द स्कोप है बस। आंसर क्या लिखना है इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया इसमें। आपको मॉड्यूल में इसके आंसर जैसे मिलेंगे हाँ या ना,
कंक्लूडिंग जो अपन लास्ट में करते हैं वो। ओके क्योंकि मॉड्यूल सजेस्टेड दे रहा है, सजेशन क्या है इसका आंसर, पर आंसर कैसे लिखना है ड्राफ्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं इस पे लिखने में एफर्ट कर रहा हूँ। नहीं तो इस पे लिखने में एफर्ट ही नहीं करता था, मतलब मैं फिर वैसे कुछ निकलता, अगर ये ऑलरेडी मॉड्यूल का आंसर रेडी होता मैं वही कट कॉपी पेस्ट करता और फिर मैं कुछ और नहीं निकालता। तो मैंने थॉट प्रोसेस लगाया कि भाई अपन एफर्ट्स किस पे कर सकते हैं, तो वो आंसर्स पे कर सकते हैं जिसका आंसर अपने को मालूम पड़ जाएगा, लेकिन विल बी मोर कॉन्क्रीट इन दिस। तो इसी के पॉइंट में मेरे को बताओ, ओके अब क्या करोगे, ये खत्म हो गया बस, इसके बाद वो लिखना मत। सर व्हाट इफ मैंने वो भी लिख दिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट जजमेंट लिख दिया, तो ठीक है लिख दिया, तूने टाइम वेस्ट किया। सर क्या उसकी वजह से मार्क्स कटना या उसमें मार्क्स एडिशनल मिलना ऐसा कुछ नहीं है, जो रिलेवेंट है इस पे रहेगा। अब अपने को क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, जोहा एंड जोहा। ओके तो आप डायरेक्टली कंक्लूड करो, जोहा एंड जोहा ऑडिटर mentioning that fines should be part of notes, is well within the scope, is well within the scope। और क्या लिखेंगे एक लाइन, कौन सी कंपनी का नाम क्या है बेटा, इज वेल विद इन द स्कोप, एंड कंपनी का नाम गुड डीड्स, गुड डीड्स लिमिटेड, जिसके बैड डीड्स है एक्चुअली। गुड डीड्स लिमिटेड आर रॉन्ग इन मेंशनिंग that it is beyond the scope। ये 2 पैराग्राफ में आपको कैसे इंग्लिश ड्राफ्ट करनी है ये तुम्हारी चॉइस है। ऊपर वाले में इंग्लिश कैसे ड्राफ्ट करनी है तुम्हारा पॉइंट है, पर ड्राफ्टिंग वाला पॉइंट ऊपर वाले में कुछ होएगा नहीं क्योंकि आपका डायरेक्ट आंसर है। लेकिन ये 2 पॉइंट में आपको इंग्लिश ड्राफ्ट करनी है, आपको एक ही लाइन में कुछ क्लोज करना है, करिए कोई दिक्कत नहीं है, पर कंक्लूजन सही होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्लियर मालिक? ओके थर्ड, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 से अपने को समझा कि भाई अपना आंसर खुद का बनाना पड़ सकता है, सेकंड से समझा आंसर अपने को उठाना पड़ सकता है लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना होगा, खाली रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे ईला में भी अगर आपको याद होगा 5 पॉइंट ईला के, क्या उसमें से ऐसा हो सकता है एक ही पॉइंट पे क्वेश्चन आए, रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट करो, रिलेवेंट समझ में आ रहा है। तीसरा वाला एक अलग से क्वेश्चन था इसीलिए मैंने उसको रखा हुआ भी है। तीसरे वाले में देखोगे तो अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है, तुम दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या है ये, क्या ऑडिट है कि क्या है क्या नहीं है। इजी है तीसरा वाला वैसे। A huge fire broke in Noida plant of KT Limited. Plant assets comprising building, machinery, inventories were insured from branch of a public sector insurance company. Apart from insurance surveyor who was deputed for assessing loss, the regional office of insurance PSU also appointed CA for verification of books of accounts and financial records of company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would this report by CA in nature of audit report? क्या ये ऑडिट रिपोर्ट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं। इसको क्या करना है, इसको करना क्या है, इसको करना क्या है, क्या करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है? वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। और ये वेरिफिकेशन क्यों करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं वेरिफिकेशन? जो लॉस हुआ है उसको एसेस करना है। ओके तो मालिक, ओके पहला पॉइंट, ये तो ऑडिट नहीं है, ये क्लियर है। क्या ये रिव्यू है? नहीं, ये रिव्यू भी नहीं है। रिव्यू कब होता था? जब रिव्यू का पॉइंट, जब आपके लिए या तो ऑडिटर होता है या ईयर एंड रिव्यू का लॉजिक बैठता था, रिव्यू के वर्डिंग में। रिव्यू भी नहीं है मालिक। तीसरा, क्या ये एश्योरेंस सर्विस में आएगा? क्या ये एश्योरेंस सर्विस दे रहा है क्या? नहीं, ये वो जो बोल रहे हैं कि एसेस करके दो ये लॉस होगा, तो सर ये किस में आएगा? रिलेटेड सर्विस। यानी मेनली ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिलेटेड सर्विस में कॉन्सेप्ट में जाएगा। रिलेटेड सर्विस आप बोलोगे, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखोगे ये इन्वेस्टिगेशन हुआ,
क्योंकि आपको स्कोप डिफाइन किया हुआ है। मेरे को बताओ, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सारी चीजें देखेगा या सिर्फ वो लॉस के रिलेटेड वेरिफिकेशन करेगा? हाँ, अगर पूरा चेक करने बोलते तो शायद अपन ऑडिट और रिव्यू की बात करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी। तो ये कौन सा नेचर है, ये कौन सा नेचर है? तो स्कोप एंड आउटर स्कोप के कंटेक्स्ट में, इसलिए इसका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे को तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? छोटा सा आंसर है, अगर आप देखोगे सबसे कॉन्साइज आंसर ये रहने वाला है आपका। तो मेरे को बताओ इस केस में क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या, वुड द रिपोर्ट बाय सीए इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? क्या ये ऑडिट रिपोर्ट है क्या? नहीं है, ये तो क्लियर है। ये कौन सी रिपोर्ट, क्या कौन सा काम हुआ? इन्वेस्टिगेशन। ये ऑडिट है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन है। तब लिखना क्या है इसमें? आप बुक देखना है तो चेक करो, पीछे जाके चेक करो इसमें से क्या लिखना होगा, मेरे को आंसर क्या लिखना होगा। आउट ऑफ स्कोप वाला लिखना है? नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ स्कोप है नहीं, ये अपन इधर पूछ ही नहीं रहे। ऑडिटर कर रहा, ये ऑडिट का काम है क्या है? नहीं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मंडे या उसके पहले वाले दिन में मैंने आपको ये बताया था, क्या एक सीए को इन्वेस्टिगेशन का भी काम मिल सकता है ना? पर इन्वेस्टिगेशन का काम और ऑडिट का काम ये दोनों सेम है या अलग अलग है? बस अपन ये बता रहे। तो क्या मैं ये काम नहीं ले सकता? मैं ले सकते हैं, पर ये कौन सा काम है? इन्वेस्टिगेशन है। तो मेरे को क्या लिखना है इसके अंदर आंसर? तो मेरा पहला आंसर है, देखो इसमें कोई भी ऐसा मत लिखना इन्वेस्टिगेशन इज आउट ऑफ द स्कोप, क्योंकि ये ऑडिट है ही नहीं ना। देखो इन्वेस्टिगेशन इज आउट ऑफ द स्कोप कब लिखोगे? जब सवाल आएगा कि ऑडिटर को, ऑडिटर है और ऑडिट कर रहा है और बोला गया है कि ये इन्वेस्टिगेटर है क्या, क्या वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर नहीं है। तब आप लिखना इधर उसको अपॉइंट ही एज ए, उसको उसको अपॉइंट ही एज ए क्या किया हुआ है? इन्वेस्टिगेटर। तो उसके स्कोप में तो बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे? मसाला कुछ बुक से मिल रहा है क्या? कहां पर, किधर मिल रहा है? स्कोप ऑफ ऑडिट, ओके, उसके अंदर 6.1 मिला। आउट ऑफ द स्कोप के नीचे देखा ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, ये आंसर है इसका। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग है, लेकिन इसमें आपको आउट ऑफ द स्कोप के कंटेक्स्ट से नहीं लिखना है। देखो आपको आंसर ड्राफ्ट करा, क्या इधर मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या इधर जो सीए अपॉइंट किया गया है क्या वो ऑडिटर है क्या? नहीं। तो आपको बस इधर ऐसा मत लिखना कि ऑडिटर के स्कोप के बाहर है इन्वेस्टिगेशन करना, अरे वो क्वेश्चन ही नहीं है वो। लेकिन फिर मुझे क्या लिखना है? मुझे ये लिखना है पंटर लोग, ये इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद स्पेशल पर्पस। अब एग्जांपल लिखो नहीं लिखो तुम्हारी चॉइस है, बट स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, वेयर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो। फिर बाद में इस केस स्टडी को लिख दो डायरेक्टली। इधर ऑडिटर को क्या बोला हुआ है? वेरिएशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करना है ना, फॉर असेसिंग लॉस। तो पर्पस है कि नहीं इसका? ओके, यानी मेरे को बताओ क्या स्पेशल पर्पस है कि नहीं है? और स्पेशल पर्पस में ये क्या कर रहा है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए क्या हुआ ये, ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन। आई होप क्लियर, ये डायरेक्ट आंसर है। तो अपडेट मारिए, लिखिए। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? पहली लाइन, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। बता आगे, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, बोल आगे बटर। इन्वेस्टिगेशन इज, रटो, इन्वेस्टिगेशन इज क्या? क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विथ क्या? स्पेशल पर्पस। तो कीवर्ड्स आपको दिखे क्या मालिक? क्रिटिकल एग्जामिनेशन अकाउंट्स स्पेशल पर्पस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, if fraud is suspected, if fraud is suspected, what is the meaning of suspected? डाउट आ रहा है। if fraud is suspected, the accounts can be examined, the accounts can be examined to check whether fraud is committed.
और नॉट। तोड़ मालिक झेप गया क्या? झेपा ना? ठीक है, अगला पढ़ा। ऑडिट इज ब्रॉड और इन्वेस्टिगेशन इज नैरो। ठीक है, पर उसके पहले आपको नहीं लगता है ऑडिट भी लिखना चाहिए इधर? ऑडिट नहीं लिखना चाहिए क्योंकि टेक्निकली अपन क्या लिख रहे हैं, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम। तो आपने इन्वेस्टिगेशन समझा दिया, हाउ ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। तो टेक्निकली ऑडिट क्या है? ऑडिट 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 क्या है? ऑडिट भी तो लिखना ही पड़ेगा मालिक, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ऑडिट इज ब्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन इज नैरो, और फिर आप इस आंसर को क्लोज कर सकते हो। ऑडिट क्या लिखोगे? ऑडिट, डोंट राइट ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस, वो पंचायती मत लिखना, इधर ऑडिट का डेफिनेशन लिखना है। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर, नहीं, ऑफ ए एंटिटी, ऑफ एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। नॉट irrespective of, irrespective of क्या? साइज और लीगल फॉर्म, whereas whereas examination is done, examination is done, whereas examination is done to express an, to express an opinion on financial statements। तो मेरे को बताओ, ऑडिट का ओपिनियन किस पे जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टिगेशन का ओपिनियन किस पे जाएगा? खाली वो लॉस पे। फिर लास्ट एक लाइन डाल दो, कौन सा? ऑडिट इज ब्रॉड इन स्कोप, whereas investigation is narrow। लास्ट कंक्लूड कर लो। इन करंट केस द रिपोर्ट बाय सीए, इन करंट केस report by CA is in कौन सा नेचर? इन्वेस्टिगेशन नेचर। ब्रैकेट में लिख सकते हो, इट इज टू डिटरमाइन, इट इज टू डिटरमाइन genuineness of loss, genuineness, genuine NEN वापस आएगा, genuineness of loss। डन मालिक? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो मेरे ख्याल से तीसरा क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का आपका आंसर भी समझ में आ गया, होपफुली आपको क्लियर हो रहा है। एंड देखिए, स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर। अभी एक पहली बात ये समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। तो अब और एक आपको याद है, ईला याद है? ईला क्यों होता है? ईला के कारण कितने हैं? 5। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। चौथा सिनारियो टाइमलीनेस, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? अब अगला सवाल इसके ऊपर से है। तो इसके ऊपर से क्या सीन है वो आप मेरे को बताइए। एक बार देखिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अगले पेज पे आओगे एकदम 1.11, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4।
थोड़ा आप रीड मारिए, ओके, उसके बाद मैं आता हूँ और मेरे को बताइए, आंसर क्लोज करिए। क्वेश्चन कितना बड़ा है समझ में आ रहा है? और ऐसे अगर अपने को ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े ना, पेशेंटली, चीज़ें धीरे, कॉन्सेप्ट सॉल्व करके। छह क्वेश्चन है बेटा, टोटल 6 क्वेश्चन। नहीं, जो बुक फटाफट निपटा आगे देख रहा होगा कितने लिखने, और तो टोटल 6। तो अभी 50% तुमने निपटाया है, उसमें से एक मैं होमवर्क दूंगा आपको, और कल चेक करेंगे। कॉनिवेंस मतलब साथ में, ओके, कॉनिवेंस मतलब मैं तुम्हारे से परमिशन लेके, तुम मेरे साथ में, अपन काम मिलके काम करते हैं अपन। क्या पार्टनर्स ऑफ द फर्म को ब्लेम किया जा सकता है? आर पार्टनर्स ऑफ फर्म करेक्ट इन देयर व्यू पॉइंट? इमेजिन एनी प्रोबेबल रीजन फॉर सच सिचुएशन। इन शॉर्ट, अगर आपने केस स्टडी पढ़ लिया है, जीवा प्रोडक्ट्स का ऑडिट किया हुआ है, ओके, और जो ऑडिटर आया था उसने पहले चेक क्या किया? कंट्रोल। और मैंने आपको बताया था कंट्रोल अच्छे रहे तो सैंपल कम लेंगे, कंट्रोल वीक रहे तो सैंपल ज़्यादा लेंगे। तो क्या इन्होंने कंट्रोल चेक किए? यस। इनको कंट्रोल कैसे मिले, अच्छे या खराब? अच्छे। इन्होंने कंट्रोल लिए, उसके इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूरा सैंपल लिया या पूरा पॉपुलेशन चेक किया? सैंपल। और सैंपल में क्या इन्होंने काम कुछ कम किया क्या? नहीं। जो येलो मार्क किया वो देखो क्या क्या किया, उन्होंने परचेज दिखे, परचेज को जीएसटी पोर्टल पे भी चेक किया, यानी जीएसटी भी मैच हो रहा है, परचेज इनवॉइस भी मैच हो रहा है, और साथ में ईसी लिया, ईसी 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यानी वो भी मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी परचेज को उन्होंने सब रिलेवेंट तरीके से सारा चेक कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने कौन सा ओपिनियन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, अच्छे या खराब? अच्छे, ये ओपिनियन दे दिया। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है एक परचेज मैनेजर जो बंदा था, ओके, वो फेक परचेज बना रहा था। फेक परचेज मतलब समझ में आया? यानी छोटे छोटे अमाउंट के एक फर्जी बिल्स बना रहा था, और वो किसके साथ मिलकर बना रहा था? डीलर के साथ। ओके, यानी इफ रिमेंबर कोल्यूजन, याद आया? अलग अलग है लेकिन कोल्यूड करके। और साथ में अकाउंटेंट भी मिला हुआ था, कोनिवेंस, यानी वो भी कोल्यूड हुए थे, और उसके बाद वो लोग पेमेंट कर रहे थे। बाद में मालूम पड़ा यह फ्रॉड मिला। अब पार्टनरशिप फर्म यानी जेबा प्रोडक्ट वाली जो फर्म है, ये बोलती है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ऑडिटर। मेरे को बताओ क्या इसके लिए ऑडिटर जिम्मेदार है क्या? पक्का ना? क्यों ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? क्योंकि ये किस कंटेक्स में आता है मालिक? आगे सर, क्या हो गया यार पेंसिल को, एप्पल पेंसिल? एक मिनट, ये पेंसिल गायब हो गया। पेंसिल डिटेक्ट नहीं हो रही है यार, क्या हो गया, छोड़, देखते हैं। ओके, अब मैं बोलता हूँ, चलो अब अपडेट करते हैं। मेरे को ये बताओ ये क्या क्या आपको लग रहा है इसका आंसर क्या दिख रहा है? सबसे पहला पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। कुछ नहीं कर सकते, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है। क्या ऑडिटर इसके लिए जिम्मेदार रहेगा? नहीं। अब ये लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में अपने 5 लिमिटेशन पढ़े थे, क्या पांचों पांचों लिखेंगे? नहीं। फिर क्या लिखेगा ये? ऑडिट प्रोसीजर, कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
शांति से। अच्छा, कोई बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन, नहीं इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मना नहीं कर रहे ना, एविडेंस मना करते और नहीं मिलता, फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, ये होता तो इन्वेस्टिगेशन। टाइमलीनेस वाला कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, नहीं। रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉस्ट, ये इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में कुछ है क्या, नहीं। गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ नहीं है। बस पहले दो में से कौन सा आ रहा है वो मेरे को बताओ। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थोड़ा सा ध्यान रखिए, नोट्स में जाइए, नोट्स में देखिए, आप पढ़िए, दोनों पढ़िए और दोनों पढ़ के मेरे को रिलेवेंस निकाल के बताइए। दोनों में से रिलेवेंस निकल के गया। पेंसिल गई है मेरी, कुछ तो आई अभी है, दिख तो रही है, परसेंटेज चार्ज है ये। शाबाश। ओके, ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होगा या नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा? अगर आप नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पढ़ रहे हो तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में आप मेरे को बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इन्होंने जिक्र किया है। आराम से जाओ, आराम से जाओ, जिक्र क्या किया है। अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो पहले, मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो पहले पैराग्राफ में क्लियरली लिखा है कि अगर आपको एविडेंस देने से मना किया गया, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर अपने, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर नहीं है। पहला पैराग्राफ मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। पहला पैराग्राफ, अरे हाय आना, ओके। और उस केस में भी ये लिखा हुआ है, he forms his opinion only by testing what samples, it is example of he does not test all transactions and balances। पर ये प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन है, ठीक है, वो सैंपल बेसिस पे ही काम कर रहा है। दूसरा, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, देयर इज नो वे बाय ऑडिटर कैन फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी ऑडिटर कुछ उखाड़ नहीं सकता। और तीसरा वाला सिनारियो मिला है कि उसके पास और एक पॉइंट है कि अगर मैनेजमेंट फ्रॉड वाला निकला है और कंसील किया हुआ है, किसने, मैनेजमेंट ने, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, तो क्या वो अपने प्रोसीजर से ढूंढ सकेगा क्या, नहीं। तो टेक्निकली अगर आप नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बोल रहे हो तो इसमें से कौन सा पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहे हो आप? थर्ड, ओके, थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला, ये मैनेजमेंट फ्रॉड, ये वाला पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहे हो, गड़बड़ कर दोगे। आपको समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट फ्रॉड और एम्प्लॉय फ्रॉड क्या है। कल मैंने क्लियरली इस पे बात की थी, वापस याद दिला देता हूं, कल ही बताया था मैंने इसके ऊपर, पहले फर्स्ट हाफ में। मैनेजमेंट, अच्छा मेरे को बताओ पहले, फ्रॉड और एरर क्या ढूंढना मुश्किल है? मैनेजमेंट फ्रॉड और एम्प्लॉय फ्रॉड ढूंढना, इन दोनों में से क्या ढूंढना मुश्किल है? ओके, अब मैनेजमेंट फ्रॉड मतलब कौन, मैनेजमेंट मतलब जो रोल प्ले करते हैं, और एम्प्लॉय फ्रॉड मतलब जो एम्प्लॉय है। अब मेरे को बताओ, जो परचेज मैनेजर है क्या वो मैनेजमेंट है या एम्प्लॉय है? एम्प्लॉय। पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट कौन हुआ, पार्टनर्स। मैनेजमेंट कौन होगा, मैनेजिंग पार्टनर। ये मैनेजमेंट फ्रॉड हुए, यानी अगर कोई पार्टनर्स फ्रॉड कर रहा है या मैनेजिंग पार्टनर फ्रॉड कर रहा हुआ तो आप मैनेजमेंट फ्रॉड में आप जाइए। इस पॉइंट को एम्फसाइज करके आप लॉजिक रख सकते हो मालिक। लेकिन मेरे को बताओ, इस एग्जांपल जो आपको दिया गया था, क्या इसमें एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है या मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है? एम्प्लॉय। तो ये कंटेक्स्ट तो आपका रिलेवेंस नहीं है मालिक, मतलब ये तो मैं क्लियरली रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि इसमें, अरे ये फ्रॉड कंसील करने के लिए पूरा तरीका बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट फ्रॉड, मैनेजमेंट मतलब खुद एक सही ऐसे एविडेंस बनाएगा जिसमें से आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस किसने तैयार किया, मैनेजमेंट ने, और फ्रॉड किसने किया, मैनेजमेंट ने। ये तो नहीं है, ठीक है। क्या ये वाला आ सकता है, मैनेजमेंट फोर्स, मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकता कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या इसमें से पहला पॉइंट आप उठा सकते हो कि आपने ऑल ट्रांजैक्शन टेस्ट नहीं किए, सैंपल बेसिस पे किए? हो सकता है थोड़ा सा रिलेवेंस, अगर क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन में सैंपल का जिक्र किया हुआ है क्या? सैंपल के तो हो सकता है आप ये बोलो सैंपल बेसिस पे है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपके साथ यही है, आप सैंपल बेसिस पे टेस्ट कब करते हो? जब कंट्रोल अच्छे है, ओके, इसीलिए आप सैंपल पे गए ना। अगर कंट्रोल खराब होते तो पूरा चेक करते। तो सैंपल पे जाना नहीं जाना, ये डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली ऑडिटर बेस्ड ऑन कंट्रोल्स। क्या इस पे कंट्रोल का कोई जिक्र है क्या? नहीं। तो ये सर, ये किधर आएगा, ये इस पार्ट में आएगा, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब सवाल उठता है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दो चीज पढ़ाई है मैंने आपको, सबको समझ में आ रहा है दो चीज? अच्छा मेरे को पहले ये बताओ, सबको ये समझा क्या, इसमें से ये आंसर क्यों नहीं हुआ, हाँ या ना? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये आंसर क्यों नहीं लिखा मैंने, ये आंसर क्यों नहीं लिखा? ये क्योंकि ये सैंपलिंग बेसिस पे नहीं है, ये सैंपल बेसिस पे क्यों गए आप? कंट्रोल बहुत अच्छे थे। अब देखो, कंट्रोल अच्छे रहे तो क्या इसका मतलब फ्रॉड नहीं हो सकता, एरर नहीं हो सकता? तो आप फिर भी सैंपल बेसिस पे जा रहे हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता, सुन मेरी बात, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं,
कि ऑडिटर ने जो सैंपल लिए उसमें फ्रॉड ही नहीं थे, और जो सैंपल छूट गए उसमें फ्रॉड थे। ऑडिटर ने जो सैंपल लिए उसमें फ्रॉड नहीं मिले, और जो सैंपल उसने छोड़े, यानी तू एग्जाम में जो चैप्टर छोड़ के गया एग्जाम में वही क्वेश्चन आया, समझा? तो फिर शायद ये आंसर, शायद क्योंकि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि मैं तो चेक क्या करूंगा, सैंपल, सैंपल चेक करूंगा, और सैंपल के बेसिस पे जो सैंपल मेरे हाथ में नहीं आया मैं क्या उस पर कमेंट करूंगा यार, फिर तेरा सर ये होता था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, सैंपल गड़बड़ हुई है या कंट्रोल गड़बड़ हुए? कंट्रोल, ये फेल हुए। और कंट्रोल में क्या हुआ, कोल्यूजन। और कोल्यूजन होने का कारण क्या था, मैंने आपको कल समझाया था, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का खुद का एक लिमिटेशन है मालिक। कंट्रोल का क्या लिमिटेशन है बेटा, कि वो फेल हो सकता है। क्यों फेल हो सकता है, कंट्रोल है लेकिन अगर कोल्यूड हुए तो फेल है। तो ये किसका दिक्कत है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी दो चीज बताई है, पहले पैराग्राफ में मैंने जजमेंट के बारे में बताया है और दूसरे पैराग्राफ में कंट्रोल के बारे में बताया है। तो कौन सा पैराग्राफ लिखने का, सेकंड वाला। दोनों पूरा लिखते मत बैठना, जजमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आई होप क्लियर मालिक। तो आपको ये समझा कि इस क्वेश्चन को क्या क्या, ये क्वेश्चन को अपन ने नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों लिया, ऑडिट प्रोसीजर क्यों नहीं लिया? तो मेरे को बताओ ऑडिट प्रोसीजर कब लेता था, अगर ये क्वेश्चन में क्या होता तो मैं ऑडिट प्रोसीजर लेता था। पहली बात, मैनेजमेंट फ्रॉड। मैनेजमेंट फ्रॉड मतलब अभी समझ में आना चाहिए आपको, मैनेजमेंट फ्रॉड मतलब एम्प्लॉय ने फ्रॉड नहीं किया, मैनेज। अब इसमें परचेज मैनेजर मतलब मैनेजमेंट मत पकड़ना, हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा परचेज मैनेजर लिखा ना सर, मैनेजमेंट हुआ ना। मैनेजमेंट मतलब सीईओ, ओके, एमडी, पार्टनर, दीज आर मैनेजमेंट। परचेज मैनेजर, स्टाफ, ये सब कौन हुए, एम्प्लॉय। मैनेजमेंट का हिस्सा है पर वो अपन उसको एम्प्लॉय बोलते हैं, क्योंकि उन, देखो सर, हाउ शुड डिफरेंशिएट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय? जो पॉलिसी मेकर है वो मैनेजमेंट है, जो पॉलिसी फॉलो करता है वो एम्प्लॉय है। परचेज मैनेजर क्या पॉलिसी मेकर है क्या? नहीं, परचेज मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय। पॉलिसी मेकर कौन हुआ, मैनेजमेंट। ओके, जो पार्टनर्स हो सकते हैं या उनके नीचे कोई मैनेजिंग पार्टनर हो सकता है। मेरे को एक चीज बताओ, तुमको मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं समझ में आ रहा है या अब्बा डब्बा चब्बा हो रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर, अगर मैनेजमेंट फ्रॉड होता तो क्या लिख के आता था इसमें, क्वेश्चन क्या आता था? नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या, नहीं क्वेश्चन में क्या आता था, ऐसा ऐसा क्या दिखता था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या ऐसा दिखता था जिसमें आपको मैनेजमेंट फ्रॉड लगता था? ये आपको ये बताया जाता था जेबा प्रोडक्ट का एक पार्टनर ने फ्रॉड किया है, तो आपका आंसर क्या होता था, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और उसमें मैनेजमेंट फ्रॉड होता था। लेकिन इसमें तो एक मैनेजर ने फ्रॉड किया। अब दिक्कत ये है, अब इसमें आपको और एक शब्द मिल रहा है क्वेश्चन क्रैक करने की तरीके, आपको सैंपल मिल रहा है, सैंपल। आप बोलोगे सैंपल चेकिंग हो रहा है, तो सैंपल चेकिंग मतलब नेचर ऑफ ऑडिट। अरे पर सैंपल पे क्यों गया तू, कंट्रोल्स। लेकिन ये क्वेश्चन खाली सैंपल चेकिंग पे बात कर रहा है या कंट्रोल फेल हुआ उसके ऊपर बात कर रहा है? कंट्रोल फेल हुआ, तो कंट्रोल फेल हुआ, तो कंट्रोल फेल होने का आंसर कौन सा है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड उसके ऊपर रिलेवेंट कंटेंट रखना होगा। एंड ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि आपको अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। एम आई क्लियर मालिक? पक्का सबको समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आ रहा यार, पक्का? आई होप चौथे क्वेश्चन के बाद अभी अपन क्लियर हो रहे कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आंसर बताओ क्या लिखोगे, अब डायरेक्ट आंसर बताओ, छोटा सा आंसर है, एलोबरेट नहीं करना, इला के पांचों पॉइंट मत लिखना, मां कसम मत लिखना, रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट, डायरेक्टली कंटेंट बता क्या लिखेगा। ओके, कंट्रोल्स आर वीक, क्योंकि क्यों कंट्रोल वीक हुए, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स थे, और कंट्रोल मतलब कंट्रोल दिख रहे अच्छे थे लेकिन पीछे से वो काम नहीं कर रहे थे। तो इसके ऊपर आपको लिखना क्या है, ओके, एज पर इला। ओके, ऑडिटर कौन सा एश्योरेंस देता है, रीजनेबल, और कौन सा एश्योरेंस नहीं देता, एब्सोल्यूट। और उसका एक पॉइंट कौन सा है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और सिर्फ वो कंटेंट लिखोगे जो कंट्रोल के बारे में है, बाकी वो मैनेजमेंट का जजमेंट लिखोगे नहीं, और कंक्लूड कर दोगे कि इसमें ऑडिटर की गलती नहीं है। बढ़िया, फटाफट चालू करें। ओके, पहला सिनारियो स्टार्ट करिए। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ internal controls of firm, internal controls of firm as per ILA, auditor shall give reasonable assurance and not absolute assurance. One of the reason is, इसको और थोड़ा सा पॉलिश करना रहा तो आप लिख सकते हो एज पर 200, ऐसे 200। इला भी किसके हिसाब से, 200।
द रीजन इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नेचर ऑफ क्या लिखा मालिक? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर preparation of FS and designing and implementing internal control. शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ FS एंड डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल. It may happen that internal controls may not have operated to produce reliable financial information due to its limitation. Example, collusion. It may happen that internal control may not have operated to produce reliable financial information due to its own limitation. Example, collusion. थोड़ा सा आपको कंटेंट अगर इसमें नहीं समझ में आया, सिमिलर कंटेंट आप बुक का ही आंसर है. कोई अब मैंने घर की खेती नहीं डाली है इसमें, सिर्फ आपका स्टार्टिंग का फ्रेम मैंने बनाया हुआ है. ओके, एंड कंक्लूड कर दो. लास्ट लाइन क्या लिखोगे? देयरफॉर हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल? ओके, देयरफॉर partners of firm are not correct and then in their viewpoint. Therefore, partners are not correct in their viewpoint. और प्रोबेबल रीजन अपन ऊपर दे चुके हैं. प्रोबेबल रीजन क्या था? लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स. लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल का पॉइंट. एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन क्लियर. पांचवा लास्ट क्वेश्चन अपन करेंगे. छठा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा. छठा क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन रहेगा. चाहिए तो आप थोड़ा सा पेंसिल से लिख के लाना, ताकि अगर आपको कुछ एरर है, पर वो लास्ट पेज है तो आप काट के वापस नया भी लिख सकते हो. तो छठे वाले के लिए एक लास्ट पेज, पूरा एक पेज पेंडिंग है, तो छठे वाला आप जाओगे. तो सिक्स वाला, फिफ्थ वाला एक लास्ट क्वेश्चन जो अपन क्लोज करते हैं. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला फिफ्थ वाला. तो याद रखना, जो भी लिखित क्वेश्चन हो गए, जैसे मैंने आपको पहले दिन बता दिया था, ऑलमोस्ट अपने को 10 मिनट एवरेज लगता है एक क्वेश्चन लिखने को, मतलब डिस्कस करना, लिखना. मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था 120 घंटे अपने डिस्कशन के जाते हैं, 20-25 घंटे, मतलब ये सब इसकी वजह से अपने को एडिशनल है. बट दैट इज वेयर यू शुड स्पेंड द टाइम विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, ये क्वेश्चन अपना फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्रैक करना इटसेल्फ इज अ फेवरेट वन. तो कोई बताइए, द मैनेजमेंट ऑफ, अच्छा पेज नंबर 1.15 पे आ गए. अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन को क्लियर हुआ ना सबको, ईला का? तो मैंने, और अभी जैसे ही आप वापस वॉल्यूम 2, मतलब अपन देखेंगे, अभी आज तो क्लोज नहीं होगा, कल अपन को एक घंटा भर अपन उसमें डालेंगे, तो अपन जब वो डिस्कस करेंगे तो अपन क्रैक कर पाएंगे ना. अभी कौन सा क्या आंसर लिखना रहेगा? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5. द मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड रिक्वेस्ट इट्स ऑडिटर राजा एंड कंपनी, वाह, टू प्रोवाइड एन एश्योरेंस रिपोर्ट on financial information for first quarter of a year by skipping required detailed procedures. बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, अच्छा पॉइंट दिया हुआ है. कैन राजा एंड कंपनी प्रोवाइड सच रिपोर्ट? यानी पहले इसका आंसर मेरे को बताओगे आप, हाँ या ना. राजा एंड कंपनी दे सकती है. व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सच रिपोर्ट? ये रिपोर्ट का नेचर क्या होगा? ओह बढ़िया. वुड इट बी नेसेसरी फॉर देम टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इन सच केस ऑल्सो? यस. ओके, पर नहीं, लिमिटेड एविडेंस नहीं होगा. सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू फॉर्म लिमिटेड कंक्लूजन.
बढ़िया। तो पहला पॉइंट, क्या सबको ये रिव्यू आंसर लगा क्या? तो मेरा क्वेश्चन है, रिव्यू तो क्वार्टरली होता है ना, पर इधर क्वार्टरली है हाफ ईयरली है? क्वार्टरली है। अगर मैं इसको हाफ ईयरली बोलता तो भी रिव्यू हो सकता था क्या? ओके आप थोड़ा सा, मैं आपको खाली बस ये थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं, मैं समझ रहा है आपको। क्या हाफ ईयरली भी रिव्यू हो सकता है क्या? यस, क्योंकि आपने पढ़ा है इंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने नहीं बोला था क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रीम? इंट्रीम मींस लेस देन ईयर। अगर मैंने इसका 9 मंथ भी बोला होता तो भी रिव्यू ही होता। आई होप क्लियर है। और ये क्वार्टरली है, और ये आपको कैसे मालूम पड़ा? ये बंदा ये क्वार्टरली रिपोर्ट दे सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्वार्टर इंट्रीम के लिए जो भी रिपोर्ट देगा, रिव्यू रिपोर्ट, वो कौन होना चाहिए? उस कंपनी का ऑडिटर। अगर कोई बंदा रिव्यू इंट्रीम के लिए कर रहा है, इंट्रीम के लिए अगर आप रिव्यू कर रहे हो, वापस मैं बोल रहा हूं, इंट्रीम के लिए रिव्यू कर रहे हो, वो बंदा कंपलसरी कौन होना चाहिए? ऑडिटर। अगर आप देखोगे इनमें क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया है, ओके भाई साहब, द मैनेजमेंट ऑफ एग्जैक्ट लिमिटेड रिक्वेस्ट इट्स ऑडिटर। यानी आपको ऑलरेडी समझना है, राजा एंड कंपनी कौन है? ऑडिटर है। और यानी उनका ईयरली रिपोर्ट जाने वाला ऑडिट का, और उनको बोला हुआ है क्वार्टरली रिपोर्ट दो। झेपा क्या एवरीबडी? और क्वार्टरली आया तो कंफ्यूज मत होना, हाफ ईयरली आया तो भी कंफ्यूज मत होना, हाफ ईयरली भी रिपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि वर्ड क्या है? इंट्री। और अगर इसमें और एक क्वेश्चन में डाल देता, ओके, क्या इसमें कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता? SRE 2410। बस ये एक एडिशनल पॉइंट रह सकता था। तो 3 आंसर को क्लोज कर दो, उसके बाद मैं करता हूं। पहला पॉइंट, कैन ही प्रोवाइड सच रिपोर्ट? यस। व्हाट इज द नेचर ऑफ सच रिपोर्ट? रिव्यू। रिव्यू कौन सा रिव्यू? इंट्रीम रिव्यू। एंड तीसरा वाला, इज इट नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस? यस। टू फॉर्म विच कंक्लूजन? लिमिटेड कंक्लूजन। मैं वर्ड को पकड़ना, लिमिटेड कंक्लूजन। वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर यही है। ओके तो फटाफट क्लोज कर दो, 2 मिनट में लिख दो, फिर क्लोज कर देते अपन। ओके पहला स्टार्ट क्या करोगे? पहला स्टार्ट क्या करोगे? स्टार्ट क्या करोगे? डायरेक्टली आंसर इसको क्लोज कर दोगे 2 लाइन 3 लाइन में? नहीं नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ देना पड़ेगा ना। ओके क्या समझाना पड़ेगा? ऑडिट एंड रिव्यू। क्या डिफरेंस लिखना पड़ेगा? ऑडिट एंड रिव्यू का ब्रीफ लिखना है। तो पहला पॉइंट, ऑडिट 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 एंड रिव्यू आर डन फॉर HFI। डन फॉर HFI। Audit requires detailed and extensive procedure। याद आया? सुबह पढ़ा था आज। and extensive procedure। whereas review require fewer procedures। मैंने आपको सुबह ओफो में बताया था, ओके, रिव्यू में I&A होता है, और ऑडिट में ICAI ORR होता है। तो ये फ्यूअर प्रोसीजर्स है, ठीक है, फ्यूअर प्रोसीजर्स, ये समझा? तो अब क्या लिखोगे? ओके राजा एंड कंपनी कैन प्रोवाइड रिपोर्ट, एश्योरेंस रिपोर्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर by skipping detailed procedures। such report is nature of review। डन। एंड लास्ट लाइन क्या क्लोज करोगे?
Auditors would require to obtain. Auditors would require to obtain sufficient and appropriate audit evidence मत लिखना, ओके, क्योंकि ये रिव्यू है. Sufficient appropriate evidence to form limited conclusion. That's it. तोड़ मालिक. डन मालिक. ठीक है. क्या स्टैंडर्ड कंपलसरी फॉलो करना है? नहीं कर पाया तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर कैसे वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट और रीजन क्यों नहीं करे, और इसको मेंशन किधर करना होगा? रिपोर्ट में. ये तीन चीजें याद रखने का. लास्ट क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग रीड करने का, और उसका रेफरेंस मेरे को अच्छे से देना है. कल आपको लिख के लेके आना है. आज अपन एंड करते हैं. कल आप वापस वॉल्यूम 2 लेके आना, क्योंकि कल स्टार्टिंग में मैं वॉल्यूम 2 क्लोज करूंगा, वॉल्यूम 2 का पॉइंट, और ये इसका लास्ट आंसर डिस्कस करेंगे. एंड देन विल शिफ्ट आवरसेल्फ टू द चैप्टर 2 इस बुक का, लेकिन मॉड्यूल का चैप्टर 11, जिसके अंदर अपन इंडिपेंडेंस, इथिकल रिक्वायरमेंट, अपन इथिकली पर्सन होने चाहिए. आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इथिकली होना चाहिए, सिद्धांत वाला बंदा होना चाहिए. तो कल सिद्धांत के ऊपर डिस्कस करेंगे. सिद्धांत कोई बंदा नहीं है, अपन सिद्धांत वाले बंदे होने चाहिए. ओके इस मालिक. तो होपफुली आई होप के एटलीस्ट अभी अपने 6-7 लेक्चर में जैसे ही अपना चैप्टर 1 एंड हुआ, अपने को समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. ओके, क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है ये समझ में आ रहा है. कल अपन एमसीक्यू देख लेंगे. तो मैंने जैसे आपको ये बता दिया है कि आपको कहीं पर भी कुछ दिक्कत आ रही है, प्लीज डू कम्युनिकेट विद मी. कोई भी पॉइंट रहा, कोई भी डाउट रहा, बिंदास कम्युनिकेट करिए. बस तोड़ क्लोज होना चाहिए. और मेरा एजेंडा एकदम क्लियर होता है कि भाई अपने लिए 60 का लॉजिक होता है. सर 80 नहीं ला सकता, वापस ला सकता हो. 80 क्यों नहीं ला सकता? ओके 80 आ सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? बैलेंस ऑफ रखो, और उसके बाद फिर 80 के लिए ट्राई करो. यानी सबसे पहले 6 के 6 सब्जेक्ट की तैयारी तोड़ करो. जब 6 के 6 तोड़ हो जाए, फिर उसमें से 4-5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिसको तोड़ लगना है. तो पहले 6 को पहले एकदम सटीक वे से खत्म करो मालिक. क्लियर मालिक? सी यू टुमारो. अस्सलाम वालेकुम मालिक.